Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your computer science teacher. Students, आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो लेक्चर बेसिकली हमारी बुक के यूनिट नंबर 3 से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने एक्सरसाइजेस को स्टार्ट किया था। उसमें एक्सरसाइज 3.3 को हमने छोड़ दिया था, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया हमारा यूनिट नंबर 3 है जो है नेटवर्क्स का। आज इसका हमारा लास्ट लेक्चर है और इसके अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 को, जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन होगा, हमने उसका शॉर्ट आंसर लिखना है। कुछ आंसर जो आपकी बुक में एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेंगे वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी, वो मैं आपको समझा भी दूंगा, बता भी दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे आंसर हैं जो एज इट इज़ आपकी जो बुक में मौजूद हैं वही आंसर है। तो मैं आपको पेज नंबर जो है रेफरेंस के तौर पर बता दूंगा। आज स्पेसिफिक जो टॉपिक होगा हमारा, जो लेक्चर था उस टॉपिक से रिलेटेड, उस लेक्चर को सुनिएगा और वहां से फिर आप आंसर जो है वो खुद से लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर। स्टूडेंट्स, जब भी आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है और ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। उन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर आपने एरिया आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन आपके जो चैप्टर है बुक का उसमें से किस एरिया में से लिया गया, और फिर उसका आंसर जो है वो आप लिखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, हाउ क्लाइंट एंड सर्वर मीन क्लाइंट और सर्वर का जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो क्लाइंट और सर्वर का जो टॉपिक था उसको माइंड में लेके आइए और फिर ये जहन में रखें कि आपने वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट जो है वो लिया था, उस कॉन्सेप्ट को जहन में लाए और फिर आंसर आप लिखें तो आपका आंसर जो है डेफिनेटली ठीक होगा। सो हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। इफ क्लाइंट रिक्वायर्स एनी डेटा विच रिजाइड्स ऑन सर्वर, देन क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सर्वर, सर्वर गिव्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट दिस रिक्वेस्ट। याद रखिएगा, क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स करेगा। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट को चाहिए और सर्वर पे मौजूद है तो क्लाइंट उसकी रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद सर्वर जो है वो उसका रिस्पॉन्स करता है और वो इन्फॉर्मेशन जो वो डाटा जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर देता है। लेकिन सर्वर की मर्जी है, वो प्रोवाइड करना चाहे तो करेगा, अदरवाइज नहीं करना चाहे तो नहीं भी करेगा। तो याद रखिएगा, क्लाइंट हमेशा जो है वो क्या करेगा, वो आपका रिक्वेस्ट सेंड करेगा और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दोनों की, वो याद रखिएगा। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स करेगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेन कंपोनेंट्स आपके जो डाटा कम्युनिकेशन के वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, हमने डिटेल से बात की थी, आपके रेफरेंस के लिए मैंने पेज नंबर लिख दिया 60, 61 और 62 जो हमारी टेक्स्ट बुक के पेजेस हैं, वहाँ पे इसका आंसर डिटेल से मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे जो मेन कंपोनेंट्स डाटा कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होते हैं, एक होता है सेंडर, एक रिसीवर। और आपको पता है सेंडर और रिसीवर जो है वो क्या चीज़ आपस में एक्सचेंज करते हैं, मैसेज एक्सचेंज करते हैं। उसके अलावा प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद हमें कम्युनिकेशन मीडियम की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी डाटा कम्युनिकेशन के मेन या मेजर कंपोनेंट्स के अंदर शामिल होती हैं। तो ये आंसर आपने जो इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है और उसका आंसर फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टेलीफोन एड्रेसिंग रिलेट विथ नेटवर्क एड्रेसिंग। हमने अपने लेक्चर्स के अंदर ये भी देखा था कि टेलीफोन एड्रेसिंग होती है, उसको फिर हमने रिलेट किया था हमने नेटवर्क एड्रेसिंग या आईपी एड्रेसिंग के साथ। अब टेलीफोन एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग का क्या रिलेशन बनता है आपस में, एक ही रिलेशन है, यूनिकनेस। लाइक नेटवर्क एड्रेसेस आर यूनिक ऑन द नेटवर्क लाइक टेलीफोन नंबर्स विच आर ऑल्सो यूनिक। मीन कि आपके जो टेलीफोन नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई टेलीफोन लगवाया हो तो आपका टेलीफोन नंबर और आपके किसी फ्रेंड का, आपके रिलेटिव्स का जो टेलीफोन नंबर है वो यूनिक होगा, वो टेलीफोन नंबर किसी और का नहीं होगा। इसी तरह आपके जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, नेटवर्क के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस मौजूद हैं उन तमाम डिवाइसेस को जो भी आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है वो नेटवर्क के ऊपर यूनिक होता है। दो डिवाइसेस को सेम आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया जाता। तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं टेलीफोन एड्रेसिंग को और नेटवर्क एड्रेसिंग को आप इजीली रिलेट कर सकते हैं कि टेलीफोन एड्रेसिंग जो है वो भी आपकी यूनिक होती है और आपकी जो नेटवर्क एड्रेसिंग है वो भी बेसिकली यूनिक होती है। तो यूनिकनेस का कीवर्ड आप याद रखिएगा तो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेसेस। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्टैटिक आईपी क्या होता है और डायनेमिक आईपी क्या होता है। आपकी बुक के अंदर भी ये मेंशन है, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ। स्टैटिक आईपी आपका, इफ आईपी एड्रेस ऑफ ए डिवाइस इज फिक्स्ड इन अ नेटवर्क देन वी कैन कॉल इट स्टैटिक आईपी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी हुई थी लेक्चर्स के अंदर भी कि क्या होता है अगर कोई ऐसी डिवाइस नेटवर्क में मौजूद है जिसको आईपी एड्रेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली खुद से असाइन करता है और वो फिक्स रहता है, इवन वो आपकी मशीन जो है वो ऑफ भी हो जाती है, आपकी मशीन डिस्कनेक्ट भी हो, लेकिन वो आईपी एड्रेस उस मशीन का रहता है जब तक कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो खुद से डिलीट नहीं करता या उसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं करता। तो ये बात याद रखिएगा, आईपी एड्रेस जो स्टैटिक आईपी एड्रेस है वो हमेशा फिक्स आईपी एड्रेस होता है। वो जिस डिवाइस को आपने दे दिया है, मैनुअली आप देते हो बेसिकली, जो दे दिया आपको वो तब तक उस डिवाइस का वो एड्रेस रहेगा जब तक खुद से आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको चेंज नहीं करता। उसके कंट्रास्ट में डायनामिक आईपी एड्रेस, व्हेनेवर अ न्यू कनेक्शन इज मेड अ न्यू आईपी एड्रेस इज असाइंड ऑटोमेटिकली। सबसे पहली चीज डायनामिक है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली, कि ऑटोमेटिकली आपकी जो मशीन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन होता है नेटवर्क के ऊपर। ये बात याद रखिएगा, स्टैटिक के अंदर डायनामिकली या ऑटोमेटिकली असाइन नहीं होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद से मैनुअली जो है वो असाइन करता है, लेकिन डायनामिक के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो असाइन होता है। तो इसके लिए आप डेफिनेटली कोई प्रोटोकॉल भी यूज़ करेंगे। तो हमने कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ा था, DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल जो है वो डायनामिक आईपी एड्रेसिंग जो वो असाइन करता है, मीन आपकी जो भी डिवाइसेस नेटवर्क के ऊपर आती हैं उन डिवाइसेस को डायनामिकली आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए DHCP जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल रियल टाइम मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि अगर आप घर के अंदर जो वो इंटरनेट यूज़ करें तो आपने किसी न किसी ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो वो कनेक्शन परचेज़ किया होगा, हो सकता है उसकी कोई डिवाइस आपके पास हो। जब भी वो डिवाइस आप अटैच करते हैं अपने मोबाइल के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ, तो क्या होता है DHCP के थ्रू ISP की तरफ से आपको एक IP एड्रेस असाइन हो जाता है और ये डायनामिकली हो रहा है। आपने खुद से अपने कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर कोई IP एड्रेस नहीं दिया मैनुअली, इसका मतलब ये डायनामिकली असाइन हो रहा है आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप है या आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको असाइन हो रहा है। तो डायनामिकली IP एड्रेस वही एड्रेस होता है जो आपको डायनामिकली ऑटोमेटिकली DHCP के थ्रू असाइन होता है। जब तक आप नेटवर्क से कनेक्ट हैं तब तक वो एड्रेस आपकी मशीन का रहेगा। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट हुए, आपने क्लोज कर दी मशीन, वही एड्रेस जो है वो किसी और डिवाइस जो नेटवर्क पे आएगी उसको असाइन हो सकता है। और आप जब नेक्स्ट टाइम दोबारा कनेक्ट होते हैं ISP के साथ और नेटवर्क पे आते हैं और इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो अगेन आपको कोई और IP एड्रेस जो असाइन हो जाता है डायनामिकली। तो इस तरह ये याद रखिएगा, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मैनुअली असाइन किया जाता है, डायनामिक ऑटोमेटिकली मशीन्स को असाइन होता है बाय यूजिंग DHCP सर्वर। नंबर 5, डिफाइन कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, याद रखिएगा कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन मीडियम ये एक ही चीज़ के दो नाम है। तो कम्युनिकेशन मीडियम हमें पता है कि किस काम के लिए यूज़ होता है, अगर हमने दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है और डाटा को शेयर करना है तो डेफिनेट बात है कि हमें जो है वो कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा। वो वाइड भी हो सकता है, मीन केबल्स भी हो सकती है, और वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कम्युनिकेशन मीडियम आपका कम्युनिकेशन चैनल होता है। सो इट इज़ अ मीडियम बाय विच डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। कि नेटवर्क के ऊपर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जब आपने डाटा सेंड करना हो या रिसीव करना हो तो आपको कोई ना कोई मीडियम या चैनल चाहिए होता है। और वो आपका वाइड भी हो सकता है, मीन केबल्स हो सकती है, कॉपर केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, उसके अलावा आपकी रेडियो वेव ट्रांसमिशन हो सकती है जो मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होती है। तो ये चैनल और मीडियम जो है इनको याद रखिएगा, ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है। अब चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास क्या है और उसका आंसर क्या है हमारे पास। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वेब ब्राउजर। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि वेब ब्राउजर जो हमारे पास है उसकी वर्किंग क्या है, वो काम कैसे करता है, बेसिकली किस काम के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि वेब ब्राउजर होता क्या है। वेब ब्राउजर आपका गूगल क्रोम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हैं तो गूगल क्रोम आपका जो है वो वेब ब्राउजर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट जो है वो यूज़ करते हैं। इंटरनेट के ऊपर आप डिफरेंट जो वेब पेजेस ओपन करते हैं वो इनफैक्ट वेब ब्राउजर के थ्रू ही आप ओपन करते हैं।
इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर की भी एग्जांपल आपके पास मौजूद है, मोजिला फायरफॉक्स की एग्जांपल भी आपके पास मौजूद है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब या www इन एन ईजी मैनर. वर्ल्ड वाइड वेब जहाँ पे आपके तमाम जो पेजेस हैं, वेब पेजेस हैं, वो ऑर्गेनाइज वे के अंदर स्टोर होते हैं, उसको हम www कहते हैं या वर्ल्ड वाइड वेब का नाम देते हैं. तो आपके वेब ब्राउज़र यूज़ होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे जो पेजेस हैं उनको एक्सेस करने के लिए, ताकि वो आपके कंप्यूटर के ऊपर ओपन हो सकें. वेन एवर वी नीड टू ओपन एनी वेब पेज वी टाइप URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मीन उस स्पेसिफिक जो पेज है या वेबसाइट है उसका एड्रेस in the web browser address bar. So in response we get the desired web page. Simple. आप जब भी Google Chrome को ओपन करते हैं या वेब ब्राउज़र आप कह सकते हैं उसको ओपन करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, आप एड्रेस बार के अंदर उसका कंप्लीट एड्रेस जो वो टाइप करते हैं. उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं तो रिक्वेस्ट आपकी जो वो चली जाती है और फिर उसका रिस्पॉन्स आता है और उसी के अंदर आपको जो वेब ब्राउज़र है उसके अंदर जो रिस्पॉन्स में आपको स्पेसिफिक वेब पेज जो आपने रिक्वेस्ट किया था वो ओपन हो जाता है. तो इस तरह आप वेब ब्राउज़र को यूज़ करने का तरीका जो है वो बता सकते हैं. नंबर 7, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन. अगेन आपकी बुक के अंदर डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होती है और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होती है. रेफरेंस के तौर पर पेज नंबर 57 एंड 58 के ऊपर आपकी डिटेल मौजूद है, तो वहाँ से आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा. लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग सिर्फ बुक को ना पढ़िएगा, बुक का जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा लेक्चर है आप उस लेक्चर को सुनिएगा, वहाँ से आप इसका आंसर जो है ईजिली फाइंड आउट कर सकते और लिख भी सकते हैं. नंबर 8, व्हाट इज एप्लीकेशन शेयरिंग. आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अगेन ये भी आपकी बुक के अंदर फुल फ्लैज जो मौजूद है कि एप्लीकेशन शेयरिंग मीन रिसोर्स शेयरिंग की हम बात करते हैं नेटवर्क के ऊपर, तो रिसोर्स शेयरिंग के अंदर एप्लीकेशन शेयरिंग की बात भी आती है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में एप्लीकेशन को शेयर भी कर सकते हैं. तो वो आपकी जो बुक का पेज नंबर 56 है वहाँ पे इसकी डिटेल जो है वो मौजूद है और इसके अंदर एग्जाम्पल बैंक की एग्जाम्पल मौजूद है, तो आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 9 है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका आंसर क्या है. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी ओवर बस टोपोलॉजी. इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, लेकिन ये याद रखिए पूछा गया स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ओवर बस टोपोलॉजी. इसमें रिंग और जो आपकी मैश टोपोलॉजी है उसकी बात नहीं हुई. मेन स्टार टोपोलॉजी का कंपैरिजन करना है आपने किसके साथ, बस टोपोलॉजी के साथ, और ये देखना है कि इसके फायदे क्या है स्टार टोपोलॉजी के और नुकसानात क्या हैं स्टार टोपोलॉजी के एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी के. तो ये बात याद रखिएगा, आपने इसका कंपैरिजन स्टार टोपोलॉजी का रिंग के साथ नहीं करना, मैश के साथ नहीं करना, आपने बस टोपोलॉजी के साथ कंपैरिजन करना और फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं. अगर आप इसका कंपैरिजन रिंग टोपोलॉजी के साथ या आप मैश टोपोलॉजी के साथ करेंगे तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो क्वेश्चन है आपने स्टिक रहना है क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आपने आंसर लिखना है. सो एडवांटेजेस देखते हैं पहले. द सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल्स ऑल द ट्रैफिक. स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक सेंट्रल डिवाइस आपकी यूज होती है जो हमने कहा था कि या तो हब हो सकती है या स्विच हो सकता है, जो कि आपकी बस टोपोलॉजी के अंदर यूज नहीं होती. और आपकी जो सेंट्रल डिवाइस है इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है कि आपकी डिवाइसेस जो तमाम डिवाइसेस आपकी सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होती हैं और जो भी कम्युनिकेशन होनी है वो थ्रू सेंट्रल डिवाइस ही होगी आपकी कम्युनिकेशन. और इसमें आपके जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपके लार्ज नेटवर्क्स हैं वो उसके अंदर हम स्टार टोपोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं. लेकिन बस टोपोलॉजी के अंदर क्योंकि वहाँ पे एक ही सिंगल केबल है जिसके साथ तमाम कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, तो वहाँ पे मसला ये होता है कि आपके लार्ज नेटवर्क्स हैं वो काम नहीं कर सकते. नंबर 2 एडवांटेज, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन केबल देन ओनली द रिस्पेक्टिव कंप्यूटर गेट्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेटवर्क. पहले बात करूंगा बस टोपोलॉजी की. बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता था कि अगर आपकी केबल जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है, आपका इंटायर नेटवर्क डाउन हो जाता है. यहाँ पे क्या होता है, आपके जो स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर आपका कोई भी कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई इसमें मसला आ जाता है, डजंट मैटर, क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स आपके जो है वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ अटैच है, मीन हब या स्विच के साथ. तो आपके बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो एज इट इज़ कम्युनिकेशन कर सकते हैं. जिस कंप्यूटर में मसला है सिर्फ वही कंप्यूटर, उसी की कम्युनिकेशन स्टॉप होगी, बाकी नेटवर्क जो आपका डाउन नहीं होगा वो एज इट इज़ काम करता रहेगा. नंबर 3, मल्टीपल डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम. बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता था,
कि आपकी एक ही केबल है, उसके ऊपर तमाम आपके कंप्यूटर्स जो अटैच है। जब एक कंप्यूटर ने कोई डाटा सेंड करना है या कोई पैकेट सेंड करना है किसी दूसरे कंप्यूटर को, तो जब तक वो पैकेट डेस्टिनेशन जब रिसीव नहीं कर लेते तब तक उस स्पेसिफिक लिंक को कोई और कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकता। ये बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जो इसमें फ़ायदा है कि इसमें मल्टीपल डिवाइसेस आपकी कम्युनिकेट कर सकती हैं सेम टाइम के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ पहले बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी के अंदर अगर आपके पास ए, बी और सी कंप्यूटर्स हैं, 3 कंप्यूटर्स हैं, ए ने कोई मैसेज सेंड किया सी को, अब जब तक ए का मैसेज सी रिसीव नहीं कर लेता तब तक बी जो है उस स्पेसिफिक लिंक को यूज़ नहीं कर सकता। बी को वेट करना पड़ेगा अगर बी ने कोई मैसेज सेंड करना है ए या सी को, क्योंकि वो लिंक जो है वो ऑलरेडी बिजी है। लेकिन आपके स्टार टोपोलॉजी के केस में क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी में क्योंकि तमाम डिवाइसेस जो है वो आपकी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ अटैच होती है, इसमें अगर ए, बी, सी, डी आपकी जो डिवाइसेस जो मौजूद हैं और अटैच है, तो ए ने अगर मैसेज सेंड किया है बी को तो सेम टाइम के ऊपर सी मैसेज सेंड कर सकती है डी को, क्योंकि ए बी ऑलरेडी कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं, तो सी जो है वो डी से कम्युनिकेशन कर सकती है। ये पॉसिबल है। आपके जो हब और स्विचेस वो इस चीज़ के कैपेबल है, वो इस चीज़ को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस की। इफ सेंट्रल डिवाइस फेल्स देन एंटायर नेटवर्क फेल्स। आपकी बस टोपोलॉजी के अंदर कोई सेंट्रलाइज्ड डिवाइस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपकी जो स्टार टोपोलॉजी है इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होती है। अगर सेंट्रलाइज्ड डिवाइस मीन हब या स्विच आपका फेल हो जाता है, कोई उसमें मसला आ जाता है, तो आपका इंटायर जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि तमाम आपकी जो डिवाइसेस है वो उसी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ कनेक्ट है। तो इसलिए वो डिवाइस अगर डिस्कनेक्ट होती है या कोई मसला आता है तो इंटायर नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा। नंबर 2, मोर केबल्स आर यूज एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर हम देखा था एक ही केबल है, उसके ऊपर तमाम कंप्यूटर्स आपके अटैच होते हैं। लेकिन आपकी स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जितने कंप्यूटर्स हैं उन तमाम कंप्यूटर्स के लिए आप जो इंडिविजुअली केबल जो अटैच करते हैं किसके साथ, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ। मीन कंप्यूटर नंबर अगर ए है तो एक ही केबल जो आप सेंट्रलाइज्ड डिवाइस मीन मैं स्विच की ओर बात करता हूँ, स्विच के साथ आप अटैच करते हैं। बी कंप्यूटर है उसकी डिफरेंट होगी, वो अपनी वायर जो है वो आपके स्विच के साथ अटैच करेगा। सी है तो अपनी वायर अटैच करेगा, डी है तो अपनी वायर अटैच करेगा। मीन इस केस के अंदर आपकी 4 जो है वो वायर्स यूज़ हो रही हैं, लेकिन बस के अंदर आपकी एक ही वायर यूज़ होती है और तमाम कंप्यूटर्स उसी के ऊपर जो वो अटैच होते हैं। नंबर 3, एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। आपकी बस टोपोलॉजी के अंदर कोई सेंट्रलाइज्ड डिवाइस नहीं होती, इसका मतलब वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ती, आपको कोई डिवाइस परचेज नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपकी स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपकी सेंट्रलाइज एक डिवाइस यूज़ होती है। नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं आपके नेटवर्क के ऊपर, वो तमाम कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट होते हैं उस सेंट्रलाइज डिवाइस के साथ। तो वो सेंट्रलाइज डिवाइस आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है यू हैव टू पे मोर, आपको परचेज करनी पड़ती है। लेकिन बस टोपोलॉजी के अंदर आपको ऐसी कोई परचेज नहीं करनी पड़ती। तो स्टूडेंट्स ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टार टोपोलॉजी के ओवर बस टोपोलॉजी। तो याद रखिएगा स्टार टोपोलॉजी के ओवर बस टोपोलॉजी का आ गया तो आपने इसी से रिलेटेड लिखना है, आपने रिंग और मैश को इसमें लेके नहीं आना। अगर रिंग की बात हो तो फिर रिंग से आपने इसका कंपैरिजन करना है, अगर मैश टोपोलॉजी की बात हो तो फिर मैश टोपोलॉजी से आपने इसका कंपैरिजन करना है। तो ये बात याद रखिएगा। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल इस क्लाइंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये हमने बहुत डिटेल के साथ इसकी बात की थी कि क्लाइंट आपका सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। इसमें एक जनरल हमने बात की थी कि जनरली हम उसको हार्डवेयर कह देते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बात करें तो क्लाइंट आपका प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। तो क्लाइंट प्रोसेस जिस हार्डवेयर पे चल रहा होता है उस हार्डवेयर को हम कह देते हैं कि ये क्लाइंट हार्डवेयर है। तो इस तरह हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये पेज नंबर 57 के ऊपर आपको इसकी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। अदरवाइज उसके अलावा आप जो हमारा लेक्चर था इससे रिलेटेड उस लेक्चर को सुनिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल के साथ बताया है कि ये क्या होता है, ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो आपने इसको कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था हमारी बुक का यूनिट नंबर जो 3 था उस यूनिट से रिलेटेड था और उसका एक्सरसाइज 3.3 थी, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए, हमने उनके शॉर्ट आंसर्स लिखने थे। और ये हमारे यूनिट नंबर 3 का लास्ट लेक्चर था। हम नेक्स्ट में फिर नया यूनिट जो वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।